Good morning to all. Today I will discuss about the topic exchange of gases, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is 7. The unit name is respiratory system. So what are the exchange of gases? इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये लंग्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो कि गैसेस का एक्सचेंज एल्वोलाई के थ्रू एंड रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और ये डिपेंड होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड बॉडी के अंदर इंटरनल टिश्यूज़ एंड हमारे ब्लड स्ट्रीम के प्रेशर पे डिपेंड होता है। तो इसके बारे में हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? ऑल्दो breathing involve the alternating process of inspiration and expiration, gas exchange at the respiratory membranes and it is the tissue is a continue and ongoing process. इट मीन्स कि जो हमारा रिस्पिरेटरी जो सिस्टम्स होता है या फिर जो रिस्पिरेशन होता है, तो ये एक प्रकार का अल्टरनेट प्रोसेस होता है जिसमें इंस्पिरेशन होता है एंड एक्सपिरेशन होता है। इसका मीन्स कि हम सांस अंदर लेते हैं लंग्स के अंदर, इसके बाद छोड़ते हैं, तो ये एक अल्टरनेट प्रोसेस होती है जो कंटिन्यू चलती रहती है। गैस एक्सचेंज एट द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी जो जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है वो किस नेम से जाना जाता है? रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से। एंड इन द टिश्यू इज़ अ कंटिन्यू एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। गैस जो एक्सचेंज होती है वो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से एंड जो टिश्यू के बीच में गैसेस एक्सचेंज होती है, इट मीन्स कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, तो ये कंटिन्यूसली ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे डिफ्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड ऑन द प्रेशर डिफरेंसेस, एग्जाम्पल बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड द ब्लड और ब्लड एंड टिश्यूज़। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूज़न होता है, यानी हमारा गैस का जब एक्सचेंज होता है, तो ये डिपेंड करता है हमारे जो एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होता है उसके ऊपर, एंड ब्लड का जो प्रेशर होता है एंड टिश्यूज़ के बिटवीन में जो भी हमारा प्रेशर होता है एंड डिफरेंसेस होते हैं, तो ये हमारा जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होता है, इन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एयर में ऐसे कौन कौन सी गैसेस या फिर ऐसा कितना प्रेशर होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर पे मौजूद होता है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज़ 101.3 किलो पास्कल्स और 760 mm ऑफ Hg। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये समुद्र लेवल के आसपास में लगभग ये हमारा 101.3 किलो पास्कल होता है, kPa बोलते हैं इसको, या फिर अगर हम mm ऑफ Hg में इसको अगर नापेंगे तो ये लगभग 760 mm ऑफ Hg, ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नॉर्मल होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, यानी जो हमारा एयर होता है, जो हवा होती है, तो उसमें कई प्रकार की गैसें मौजूद होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन भी रहती है, इसमें ऑक्सीजन रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है एंड कुछ वाटर के वेपर्स भी होते हैं, यानी इसमें कुछ नमी भी पाई जाती है। एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। टेबल 10.1 द कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। जब हम सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं और कितना परसेंटेज होता है उनका, और फिर एक्सपायर एयर का कितना परसेंटेज होता है। तो जब हम सांस को लेते हैं, इस पिक के माध्यम से समझने की कोशिश करना है। जब हम इंस्पायर यानी जब हम सांस को लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की जो लेवल्स होती है वो लगभग 21% होती है। जैसे कि आप ये यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की जो लेवल है तो वो इंस्पायर्ड एयर में हमारी कितनी होती है? 21%। और जैसे ही हमारा सांस बाहर लेते हैं तो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से कुछ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है
ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके वो हमारे टिश्यूज़ में यूज़ होने के लिए चली जाती है। तो जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, यहाँ पे आप देखिए ये 16% होता है, यानी 16%। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंस्पायर्ड एयर, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा जो परसेंटेज होता है वो हमारा 0.04 होता है, यानी काफ़ी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब हम सांस को लेते हैं। और फिर एक बात, एक्सपायर्ड एयर जब हम सांस को बाहर की ओर लंग्स से छोड़ते हैं तो उस समय ये बढ़ कर के हमारा 4% हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन था वो 21% था और कुछ डिफ्यूज़ होके हमारे ब्लड में चला गया तो कितना बचता है, 16%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो कम मात्रा में था। और फिर जो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती है तो उसमें टिश्यूज़ वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की ओर डिफ्यूज़ होता है, तो वो ये बढ़ करके लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड एयर में हो जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एंड रेयर गैसेस, और भी कई प्रकार की मिक्स होते हैं गैस में, एयर में जैसे कई प्रकार की गैसेस होंगी, तो वो लगभग 78% के आसपास होती हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कॉलम में 78% और एक्सपायर में भी 78% होती हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ जो हमारी रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती है ना, तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ही डिफ्यूज़ करती है, बाकी गैसेस वहाँ से ना ही ली जाती हैं और ना ही वापस आती हैं। तो इसी प्रकार जो अदर गैसेस होती हैं वो उतनी ही परसेंटेज बनी रहती हैं, यानी 78 थी और 78 ही रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वाटर वेपर के बारे में। तो वाटर वेपर मीन्स कि जब हम सांस लेते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा, ये जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, इट मीन्स कि जो वाटर वेपर्स होंगे तो वो हम डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट एरिया पे अलग अलग होता है। जैसे सर्दियों के मौसम में अलग हो सकता है, गर्मियों के मौसम में अलग हो सकता है, समुद्र के आसपास के किनारे वाले एरिया पे अलग हो सकता है, नदियों झीलों के आसपास का एरिया अलग होता है। फिर ड्राई वाले मौसम पे इसका जो वाटर का वेपर्स होते हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। तो वेरिएबल कब, जब हम इंस्पायर्ड एयर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। नेक्स्ट, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो फिर सैचुरेटेड हो जाता है। ये देखिए, सैचुरेटेड का मीन्स होता है कि इसमें वाटर के जो वेपर्स होते हैं, इंस्पायर्ड में भी ये ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस मैंने बताई थी हो जाती है, और जब बाहर भी करेंगे तो फिर ये बाहर भी हमारा सैचुरेटेड होकर के वापस आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेबल नंबर 10.2। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी डिफरेंट जो गैसेस होती हैं उनका प्रेशर लगभग कितना कितना होता है। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे ऑक्सीजन का। तो ये जो ऑक्सीजन गैसेस थी तो वो एल्वेलियोलर एयर, मतलब एल्वोलाई के आसपास में प्रेशर कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लगभग कितना होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टेबल है उसके ऑक्सीजन वाले कॉलम पे देखना है। इसमें जैसे ऑक्सीजन जो होती है तो ऑक्सीजन में एल्वेलियोलर का जो प्रेशर होता है तो kPa में अगर देखेंगे तो वो 13.3 के आसपास होते हैं। अगर इसी को mm ऑफ Hg में देखेंगे तो ये लगभग 100 mm ऑफ Hg एल्वेलियोलर प्रेशर होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर देखेंगे तो kPa में अगर नापेंगे तो 5.3 होता है। mm ऑफ Hg में देखेंगे तो ये लगभग 40 mm ऑफ Hg के आसपास होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा kPa में 13.3 होता है और mm ऑफ Hg में देखेंगे तो 100 mm ऑफ Hg ये होता है। तो ये ऑक्सीजन का प्रेशर था जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप एल्वेलियोलर एयर, एल्वोलाई के जो आसपास की जो एयर होती है वहाँ का प्रेशर इसमें 5.3 होता है kPa में, और mm ऑफ Hg में 40 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यही 5.3 होता है और mm ऑफ Hg में 44 mm ऑफ Hg होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका 5.3 होता है,
देन आफ्टर mmHg में 40 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर होता है। इसी प्रकार ये जो आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एंड अदर इंसर्टेड गैसेस, इनका जो एल्वेलियोलर एयर होता है का प्रेशर होता है kPa में 76.4, mmHg में 573 mmHg। इसी प्रकार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इनका जो प्रेशर होता है 76.4 kPa एंड 573 mmHg। नेक्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नाइट्रोजन का अगर प्रेशर देखेंगे वो 76.4 होता है एंड mmHg में 573 mmHg होता है। इसी प्रकार वाटर वेपर्स की अगर देखेंगे तो अगर हम kPa में प्रेशर इसका देखेंगे 6.3 एंड अपान 100 1.3 kPa होता है। mmHg में ये 47 से 760 mmHg तक हो सकता है। तो ये हमारा जो पार्शियल प्रेशर था गैसेस का, वो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग kPa में एंड अलग अलग mmHg में प्रेशर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस ये लंग्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन द एल्वोलाई एंड द ब्लड इन द एल्वियोलर कैपिलरीज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जैसे कि मैंने बताया था कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती है उसमें से गैसेस का जो डिफ्यूज़न होना वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ये लंग्स में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो टिश्यूज़ के बिटवीन में होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो गैसेस का डिफ्यूज़न होता है वो एल्वोलाई एंड एल्वियोलर कैपिलरीज के बीच में होता है। बीच में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती है जो कि गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करती है। तो इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे किसी एक कैपिलरी जो मैंने बताया था डेंस ऑफ कैपिलरी नेटवर्क होता है एल्वोलाई के ऊपर, तो इसमें हम एक कैपिलरी के बारे में बताएंगे। तो ये तो पार्शियल प्रेशर था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ये पार्शियल प्रेशर है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जो डिफरेंट अभी एंगल पे अब हमने पढ़ा था ऊपर अभी चार्ट में। तो एक साइड से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, जैसे कि आपको पता होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस जाता है। तो एल्वोलाई पे जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स यहाँ पे पाई जाती हैं। आप देखिए जहाँ पे एरो से हम इंडिकेट कर रहे हैं ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती है। और एक साइड से जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ से, तो यहाँ से होकर के हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से गैस एक्सचेंज हो जाती है। और यहाँ पे देखिए आप डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी ब्लड का जो फ्लो होता है वो इस, जैसे मैंने एरो में दिखा रहा हूँ, इधर की ओर हो रहा है। तो इट मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यहाँ से ऑक्सीजन हमारी डिफ्यूज हो जाती है, तो यहाँ पे जा कर के ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो पल्मोनरी यही कैपिलरी नेटवर्क्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, ये ढेर सारी मिल करके एक पल्मोनरी वेन बनाती हैं और पल्मोनरी वेन से शुद्ध होकर के ब्लड हमारे राइट एट्रियम में पहुंच जाता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। तो ये हमारा गैसेस एक्सचेंज का एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का एक फंक्शनल एक पिक्चर है। और इसी को अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन में देखेंगे तो इंटरनल रेस्पिरेशन में टिश्यू के बीच में होता है। आप देखिए यहाँ पे ये टिश्यूज़ हैं, ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारे ये सेल्स हैं, सारे के टिश्यूज़ हैं। और इसके बाद जो हमारा आर्टरी का जो ब्लड होता है यहाँ से, तो यहाँ से आर्टेरियल ब्लड होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके आता है। फिर जो टिश्यूज़ के बीच में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। आगे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो देखिए इधर की ओर हो रहा है, तो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टिश्यू वगैरह सेल्स वगैरह में यूज़ होकर के ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है, जिसको वेन्स या फिर वीनस रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये वेन से होकर के वापस हमारे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड का सप्लाई होता है वहाँ उस नेटवर्क में पहुँचता है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन की, जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रेस्पिरेशन का अभी पिक्चर के माध्यम से समझे। इसी प्रकार हम इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड इन द कैपिलरीज एंड द बॉडी सेल्स। इंटरनल जैसे मैंने बताया था ये हमारे टिश्यू के बीच में होता है, तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? ब्लड कैपिलरीज एंड द बॉडी की जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बीच में ये हमारा होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। हाँ, ये जो फिगर आपने देखा था 10.25 समराइज द प्रोसेस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो अभी जो हम पिक्चर दिखाने जा रहे हैं तो उसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो दोनों एक साथ कैसे वर्क करते हैं इसके हम कोऑर्डिनेशन को दिखाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये एक पिक है, इस पिक के माध्यम से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप देखिए, ये जहाँ पे हम एरो से इंडिकेट किए हैं, तो ये हमारा लंग्स होता है पल्मोनरी वेन से। जो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। फिर लंग्स यहाँ पे राउंड शेप में जो दिया है ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। उसके बाद पल्मोनरी वेन से होकर के हमारा शुद्ध ब्लड हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आता है। शुद्ध होकर के ब्लड जैसे लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो ये एरोटा के थ्रू पूरा हमारे बॉडी में यहाँ से सप्लाई हो जाता है। जो इस साइड का रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं तो ये पूरा हमारे बॉडी में सप्लाई होगा। अब बॉडी के जितनी भी सेल्स होंगी हमारे पूरे होल बॉडी के, तो यहाँ पे टिश्यू के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन होना स्टार्ट होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन होगा तो जितनी भी वेन्स होंगी बॉडी के अंदर की, तो वो सारे के सारे यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमिक वेन से हमारा वापस हमारे राइट एट्रियम में लेके आते हैं, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है, फिर वापस से लंग्स में चला जाता है। तो ये हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है तो ये एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं। एक साइड पे लंग्स लगातार प्योर करने का काम करता है, दूसरे साइड से हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो लगातार ऑक्सीजन को यूज़ करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करने का काम करती हैं। तो यानी लंग्स का काम है ऑक्सीजन लेवल को लगातार ब्लड में बनाए रखना, और टिश्यूज़ का काम है कि उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके डीऑक्सीजनेटेड करते रहना। तो ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारी गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कैरीड इन द ब्लड इन डिफरेंट वेज, यानी जो हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं तो ये बहुत तरीके से यानी वेरियस वे से हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैरी होती हैं, यानी आना और जाने का काम करती हैं। वो कैसे कैसे होती हैं? अब हम ऑक्सीजन का अगर डिस्कस करें, ऑक्सीजन इज़ कैरिड विद द ब्लड इन केमिकल कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन सोल्यूशन इज़ प्लाज्मा वाटर। जैसे कि सबको पता होगा कि ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके हमारे टिश्यूज़ में यूज़ होने के लिए जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर के हमारे यानी जितने भी Hb होते हैं तो वो हमारे बॉडी के सेल्स में यूज़ होने के लिए कैरी करके ले जाते हैं। नेक्स्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे टिश्यू से निकलने वाली गैस होती है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन यूज़ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालते हैं, तो एक प्रकार का ये मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहलाता है। इट इज़ एक्सर्टेड बाय द लंग्स, और ये लंग्स से बाहर कर दिया जाता है। एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द 3 मैकेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, तो वो 3 प्रकार से शरीर से बाहर होती है। पहला नंबर होता है a bicarbonate ion SCO3 in the plasma 70% ohm is 70% is carried in erythrocyte loosely combined with hemoglobin as कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन, यानी जो 23% लगभग हमारी जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ भी मिल करके बाहर होती है लंग्स से। 70% लगभग वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाया जाता है
और एरिथ्रोसाइट के साथ मिल करके ये लंग्स से बाहर किया जाता है। तो ये, और इसके बाद जो 7% बचती है, सम इज़ डिज़ोल्व इन द प्लाज्मा, 7% कार्बन डाइऑक्साइड लगभग ये हमारे प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। सो थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किए हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन कौन सी गैसों में कितना होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर ये कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये प्रेशर कितना होता है, इसके बारे में पढ़ा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस के बारे में पढ़े हैं, और कौन कौन सी गैसेस किन किन मॉलिक्यूल्स की हेल्प के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं, इसका भी डिस्कशन किया है। सो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।